नमस्कार, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो है हेड ऑफ ट्रम्प मीटिंग, मोदी कनेक्ट्स विथ मस्क, टॉप यूएस ऑफिशियल्स टॉक टेक एंड ट्रेड। जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी फ़िलहाल यूएस टूर पे है, जहाँ पे उन्हें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद। तो नरेंद्र मोदी एआई समिट अटेंड करके फ्रांस में यूएस के लिए निकले थे, जो कि थर्सडे को वहाँ पहुँच गए थे। तो यूएस प्रेसिडेंट से वहाँ पे मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिली वॉट्स और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से वाशिंगटन में मुलाकात की है। वहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, कोऑपरेशन इन एआई, सेमीकंडक्टर एंड स्पेस के बारे में डिस्कस किया। जो मोदी और वॉल्स ने इसके आगे जो डिस्कस किया वो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे मुद्दों पे चर्चा हुआ। नरेंद्र मोदी जो कि वाशिंगटन डीसी में लास्ट टाइम मतलब थर्सडे को वहाँ पे पहुँचे थे, जिसके बाद उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जो नई वहाँ पे बने हैं उनसे मुलाकात किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिफेंसेस के बारे में चर्चा की। तुलसी गबार्ड जो वहाँ के इन पूरे यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जितने भी एजेंसी है सबके हेड है, जहाँ पे उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने उनसे साइबर सिक्योरिटी, फिर काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पे बात किया। मोदी वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें जहाँ पे रुकाया गया है वो है ब्लेयर हाउस। ब्लेयर हाउस पे नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। ब्लेयर हाउस एक वहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस गेस्ट हाउस है, जो वाइट हाउस के सामने स्थित है। और ये एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें सिर्फ फॉरेन के लीडर्स या तो फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स या फिर कोई रॉयल फैमिली के ही लोग ठहर सकते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रॉयल फैमिली के लोग रुक सकते हैं। ब्लेयर हाउस वहाँ का एक मतलब कह सकते हैं कि अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी का एक सिंबल की तरह है। वहाँ पे उन्हीं लोगों को मतलब रुकाया जाता है जिन्हें यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा इनवाइट किया जाता है। ये जो लोग वहाँ रुकते हैं उनसे या उनके साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाई का मतलब रिप्रेजेंट करता है कि उस देश के साथ उनका बहुत मजबूत रिश्ता है। ब्लेयर हाउस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि ये 70,000 स्क्वायर फीट में है। इसमें टोटल 119 रूम्स है, 14 गेस्ट रूम है, डाइनिंग रूम 3 है। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो ये वाइट हाउस से भी बड़ा है। तभी देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, असेंबली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन।
अनाउंसमेंट कम आवर आफ्टर पार्लियामेंट एडजर्न टू मीट इन मार्च। तो एन बीरेन सिंह जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके 4 दिन के बाद प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लागू हो गया है। ये प्रेसिडेंट रूल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो दोनों वहाँ के पार्लियामेंट है उनके सेशन ब्रेक में लगाया गया। अब ये दोबारा सेशन ब्रेक हो जब खुलेगा 10 मार्च को। जब मणिपुर का बजट सेशन लाया जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि स्टेट में मई 2023 से हिंसा चालू था, जिसके दबाव में आके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद एक सिक्योरिटी प्लान प्रिपेयर हुआ है, जहाँ पे स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल है सब पे मॉनिटर करेगी, और कुछ भी अनवांटेड हो उससे प्रिवेंट करेगी। तो चलते देखते हैं अगला क्या है। अगला है डिफेंस टू एनर्जी, डीपिंग ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज एमिड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। जैसा कि सबको पता है कि प्रधानमंत्री 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में थे, क्योंकि वहाँ पे AI समिट था और वो वहाँ पे को चेयर कर थे वहाँ पे। तो इसके लिए वो फ्रांस गए हुए थे। अब वहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट था उनका फ्रांस जाना? फ्रांस और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको ये विजिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें डिस्कस हुआ है डिफेंस के बारे में, एनर्जी के बारे में, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दौरा तब आया है जब US में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं। US और UK ये रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जब ग्लोबल पे हुआ तो ग्लोबल पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हुआ है। तो इसके बाद अगर ये दौरा हुआ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा माना जाएगा। तो ये जो दौरा है इसको मजबूत बनाने के लिए भारत और फ्रांस ने डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे डिस्कस किया है। फ्रांस शुरू से ही इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, खास करके जब ग्लोबल पॉलिटिक्स इतना चेंज हो रहा है, जिसमें ट्रंप का दोबारा से राष्ट्रपति चुना जाना, यूरोप का जो सिक्योरिटी नीड्स है वो चेंज हो रहा है, स्पेशली आफ्टर रसिया यूक्रेन वॉर। और इसी में न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर्स पे भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें से IMEC के बारे में भी डिस्कस किया गया है। इसके बारे में हम नीचे और देखेंगे। इस मीटिंग के द्वारा भारत मतलब सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे इसे किसी और देश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद के ही दम पे अपना डिफेंस और न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग बनाएगा। और फ्रांस इसमें सबसे बड़ा कोलैबोरेटर है इंडिया की इस कोशिश में। इस मीटिंग में के बाद इंडिया फ्रांस का जो टाई है वो स्ट्रांग होगा और मोर फ्यूचर फोकस्ड रहेंगे। जैसे कि ये खुद के दम पे कोई भी मतलब डिफेंस में स्ट्रांग हो जाएंगे, न्यूक्लियर पावर हो जाएगा, और ये US जैसी बड़ी बड़ी देशों पे कम डिपेंडेंट रहेंगे। ट्रंप के आने के बाद क्या क्या इस पर असर पड़ सकता है, तो देखते हैं ट्रंप फैक्टर क्या क्या है। ट्रंप के दोबारा आने के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्री चिंतित है, क्योंकि
ट्रम्प का जो अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो थोड़ा सा अलग है। वो कोई बातें खोल के रख देते हैं, उन्हें किसी से ये नहीं है कि इस देश से कुछ टाई रखना है नहीं रखना है, जो मन में है वो सामने रख देते हैं, जिससे बहुत सारी यूरोपियन कंट्री वरीड है। स्पेशली जब ट्रम्प ने रशियन प्रेसिडेंट्स के साथ रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ 1 से 1.5 घंटे की जो फ़ोन कॉल किया था, उसके बाद वो यूरोपियन देश चिंतित थे जो इसमें रशिया का अपोज कर रहे थे, जो इन्वेजन ऑफ यूक्रेन पे, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री यूएस पे सिक्योरिटी के लिए डिपेंड करती है। पर ट्रम्प की पॉलिसी के बाद यूरोपियन कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी डिफेंस फोर्स के लेके, उनको यूएस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब इसमें फ्रांस का क्या रोल है? फ्रांस रोल इन जियोपॉलिटिक्स। फ्रांस हमेशा ऐसा वर्ल्ड प्रेफर करता है जहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। मल्टीपोलर मतलब जहाँ पे पावर्स सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट ना हो, लाइक यूएस एंड चाइना। पावर इज नॉट concentrated in 1 or 2 countries like US, चाइना। और इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड पे ज़्यादा मतलब फोकस करता है। तो ये जो कॉमन हैबिट है इंडिया और फ्रांस का, वो इन दोनों को नेचुरल पार्टनर बना रहा है। फ्रांस जो है वो क्लाइमेट जो इतना चेंज हो रहा है उस पर मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है कि ये जो चेंज हो रहा है इस पर कुछ किया जाए। और ट्रम्प के वापस आने के बाद जैसे ही उसने पेरिस एग्रीमेंट से अपना नाम वापस लिया है, जो कि एक चिंता का विषय है, तो फ्रांस इंडिया को ऐसे की पार्टनर देख रहा है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जा सके। और आजकल जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो न्यूक्लियर पावर है उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर से कार्बन एमिशन कम होता है। जितना कम कार्बन उतना टेम्परेचर चेंज होगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगा, तो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो होना कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज होने से के लिए न्यूक्लियर पावर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबको पता है कि 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, जिसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज बोले उन्होंने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया था। फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने इंडिया पर सैंक्शन लगाने के बजाय इंडिया की हेल्प किया था, जहाँ पे फ्रांस ने इंडिया के लिए की डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किया था, जिसमें राफेल फाइटर हो गया, स्कॉर्पियन सबमरीन्स हो गए, जो फ्रांस ने इंडिया को सप्लाई किया था। तो फ्रांस जो है रिलायबल इंडिया के लिए है, रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। फ्रांस सप्लाई किया था राफेल जेट, फिर सबमरीन सप्लाई किया था, और
उन देशों में था जो इंडिया पे सैंक्शन लगाने के बाद भी इंडिया का मदद किया था, स्पेशली आफ्टर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो देखते हैं डिफेंस ट्रेड क्या क्या हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस जो है वो टॉप 3 आर्म्स सब एक्सपोर्टर है। टॉप 3 कंट्री में आता है जो आर्म एक्सपोर्ट करते हैं। ये डाटा है 2019 से 2023 के बीच का। और इंडिया डिफेंस एक्सपोर्टर है। इंडिया डिफेंस के सामान सप्लाई करता है। और 2023 से 2024 का जो डेटा है, फ्रांस जो था वो टॉप 3 बायर्स में आता था, जहाँ पे इंडिया ने फ्रांस को अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया था। तो इंडिया और फ्रांस का जो डिफेंस रोड मैप है वो क्या है, जहाँ पे इंडिया फ्रांस अपना जो डिफेंस है उसको और मतलब डिपेंड करना चाहता है अपने जो डिफेंस के जो रिश्ते हैं। इसमें अब इंडिया ना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इंडिया में एक्सपोर्ट होने के बजाय अब इंडिया में बनेगा। तो मेक इन इंडिया हो जाएगा। तो डिफेंस के जो भी प्रोडक्शन है वो अब इंडिया में होने लगेंगे। पहले इंडिया में एक्सपोर्ट होके आते थे, इंपोर्ट होके आते थे बाहर से, तो अब इंडिया में बनेंगे। जिससे जो हम दूसरे फॉरेन देशों से डिपेंड थे वहाँ के डिफेंस सप्लाई के लिए, वो अब सप्लाई के लिए हमें किसी और देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जब खुद सामान अगर बनने लगेगा तो दूसरे देशों से लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसी डिफेंस सामान को लाने के लिए इंडिया में मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट सब आ जाएगा, यहाँ पे फिर बनेगा। उसके लिए फ्रांस जो है IMEC पे ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे आता है। और ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे इंटरेस्ट ले रहा है, जो यहाँ से यहाँ जाएगा। ये जो है यहाँ पे स्विच कैनाल है, ये यहाँ से जो भी जहाज़ें गुजरती यहाँ पे टैक्स बहुत लगता है। तो इसको पहले इंडिया ऐसे जाया करता था, तो इसको जाने से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जाता था तो ये जो एरिया है यहाँ पे पायरेट्स का खतरा बहुत रहता था, यहाँ पे टैक्स बहुत लगता था, जिससे नुकसान होने लगा था। तो इस रास्ता रूट को बदलने के लिए ये IMEC कॉरिडोर बनाया गया है, जो इंडिया से जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, UAE जाएगा, सऊदी अरब होते हुए ना ग्रीस पहुंचेगा। इस प्लान में है अब यहाँ से गया मुंबई से या गुजरात से जाएगा जेबल अली UAE में, तो वहाँ तक ही जाएंगे शिप से बाई वाटर। फिर यहाँ से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, अल गुआफल यहाँ पे हरादा, रियाद, अल हदीदा,
हाइफा यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ से सी रूट लेते हुए ग्रीस पिडायस जाएंगे। फिर फ्रांस का है कि फिर यहाँ से एक और पोर्ट बनाया जाए फ्रांस में मजलिस पे, जिससे जो इक्विपमेंट का लाना जाना हो वो चीप हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। मेनली इसको है 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। ये पहला पार्ट हो गया, ये जो है ये हमारा इंडिया से गल्फ रीजन जो है, गल्फ रीजन बोले या दुबई तक बोले, ये ईस्टर्न रीजन कहलाता है या ईस्टर्न कॉरिडोर। फिर जो ये है यहाँ से भी हो जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर ही जा रहा है, तो ये नॉर्दर्न कॉरिडोर कहलाता है जो कि यूरोप तक जाता है, नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्री सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड हो सकता है और ये जो ये रास्ता है जिधर पायरेट्स है स्विच कैनाल वाला, उससे बचत होता है और ये शॉर्टकट भी है। इससे टाइम भी कम लगेगा, एक खर्चे भी कम होंगे और काम भी हो जाएगा। इंडिया फ्रांस न्यूक्लियर पावर पे क्यों इतना जोर दे रहा है, क्योंकि फ्रांस का जो है जो 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रांस का जो, वो न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करता है, जिससे कार्बन का खपत में कार्बन कम निकलता है जो कि क्लाइमेट के लिए फ़ायदेमंद है। बट न्यूक्लियर जो है वो रिस्की भी है। और फ्रांस ने इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट बनाने का वो ऑफ़र दिया, वो कहाँ पे दिया है? महाराष्ट्र के जैतापुर में। ये ऑफ़र दिया है, पर इसमें ये दिक्कत है, जो खतरा है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का, कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और इसके लिए जो देश में हो रहा है उसके साथ साथ जो देश इसको इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है बनाने के लिए, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया और फ्रांस दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। और इसको बनाने के लिए इंडिया एंड फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करेंगे और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो ये दोनों जो है लेस स्पेस लेगा, कॉस्ट कम है और बनाना आसान है, कंस्ट्रक्शन इसका फास्टर है। और इसको बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में 20,000 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए फिक्स किया हुआ है। अभी चलते अगले न्यूज़ पे। अडानी ग्रुप एग्जिस्ट श्रीलंका विंड प्रोजेक्ट आफ्टर कोलंबो लुक टू रीनेगोशिएट टर्म्स। इसमें अडानी ग्रुप जो था वो विंड पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में, नॉर्दर्न श्रीलंका में बनाने की प्लानिंग कर रहा था। मेजर जो टाउन थे वो थे, जो मेजर टाउन्स थे मन्नार एंड पुनेरिन विलेज, जो कि है किलोंची डिस्ट्रिक्ट में। जिसमें इस प्रोजेक्ट में जो था
484 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट था, जिसके लिए अराउंड $440 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था, जिसे अडानी ग्रुप ने 12 फरवरी 2025 को विथड्रॉन कर लिया, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी और वहाँ के गवर्नमेंट रीनिगोशिएट कर रहे थे बार बार, तो इसके लिए उस पे से अपना नाम मतलब प्रोजेक्ट में से वापस ले लिया गया। ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट था, वाई? जिससे वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे बूस्ट मिलता, इंडिया श्रीलंका के रिश्ते मजबूत होते, और जो लोकेशन था वो इम्पोर्टेंट था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये जो था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में था, जो कि हमारे तमिलनाडु से बहुत क्लोज था, और तमिलनाडु से जो विंड आता है, स्ट्रॉन्ग विंड, तो उससे ये एनर्जी प्रोजेक्ट अच्छे से काम करता है। बूस्ट कैसे मिलता? क्योंकि श्रीलंका फ़िलहाल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जबकि उसे इंक्रीज करना था विंड एनर्जी और सोलर पावर को, पर बहुत ज़्यादा रीनिगोशिएशन और पॉलिटिक्स में इतना जो चेंज हो रहा था, उसके कारण नाम वापस ले लिया गया, तो ये अभी होल्ड पे चला गया है। इंडिया बहुत टाइम से श्रीलंका में अपना इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे कोलंबो पोस्ट वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है, वहाँ पे अडानी का जो होल्ड है वो 51% स्टेक है, तो इससे वो पार्टनरशिप और मजबूत होती है, पर अभी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्यों आया? कंट्रोवर्सी का रीज़न क्या था? जहाँ पे एक 2022 में तब के राष्ट्रपति जो थे गोटाबाया राजपक्ष, उन्होंने एक MOU साइन किया था, मतलब मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अडानी ग्रुप के साथ, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो बिडिंग हुआ था, बिडिंग प्रोसेस, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर श्रीलंका का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके जो चेयरमैन थे MMC फर्डिनांडो, उन्होंने क्लेम किया पार्लियामेंट में कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो राजपक्ष को पे प्रेशर बना रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया जाए। टू गिव प्रोजेक्ट टू अडानी क्लेम किया गया था, जिसके बाद जो चेयरमैन थे फर्डिनांडो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया और फिर वो रिजाइन कर दिए। तो इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि जो 2022 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्हें पावर से हटा दिया गया 2022 में ही,
जो राजा पक्ष थे उन्हें हटा दिया गया, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके कारण। फिर 2024 में एक नए प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था रनिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने पावर अपने हाथ में ली और फिर ये प्रोजेक्ट अडानी के हाथ में चला गया। बट उसी साल सितंबर में एक नया प्रेसिडेंट आए, अनुराग कुमार दिसानायके। तो उन्होंने प्रोजेक्ट को बहुत क्रिटिकल बताया और उन्होंने बोला कि वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के एनर्जी सॉवरेनिटी पे मतलब थ्रेटन कर रहा है। जिसके बाद जनवरी 2025 में श्रीलंका का जो गवर्नमेंट है एक कमेटी बनाई ताकि जो एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट कर सके इंस्टीड ऑफ कैंसिलिंग इट। जिसके बाद अडानी ग्रुप श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिला, वहाँ का ऑफिशियल से मिला, ताकि जो भी चेंज हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सके। जिसके बाद श्रीलंका ने एक डिसाइड करता है कि एक नई कमेटी बनेगी जो ये जो डील हुआ है उसको रिव्यू करेगी। जिसके बाद 12 फरवरी 2025 को अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से अपना नाम विथड्रॉ कर लिया, कहते हुए कि श्रीलंका की इतना प्रोजेक्ट में बहुत सारा अनसर्टेनिटी था और इतने रीनिगोशिएशन हुए कि उससे अपना नाम वापस ले लेना ही सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले जो भी आर्टिकल आएगा उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।